बांझ एक ऐसा शब्द जो हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ दे, दिल को रुला देने वाली कहानी। ये कहानी लगभग 47-48 साल पहले की है, जब 12-13 साल की उम्र में खेलने कूदने की उम्र होती है। जब स्कूल में बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तब मेरा रिश्ता हो गया था। उस समय में सभी लड़कियों की 12-13 साल में ही शादी कर दी जाती थी। शादी का मतलब भी पता नहीं होता था, बस ये सोचकर खुश होते थे कि नए नए कपड़े मिलेंगे। माँ थी नहीं, तो पिताजी ने जो थोड़ा बहुत घर का कामकाज सिखाया था वही आता था। शादी का दिन आया और शादी हो गई। सारी रस्मों के बाद विदाई का वक्त भी आ गया। रोते रोते डोली में बैठकर ससुराल पहुंच गई। इतनी आलीशान हवेली देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई। तभी सासू माँ की आवाज़ आई, अरे जल्दी से आरती की थाली लाओ, बहू आ गई है। और मैंने घूंघट की आड़ से अपनी सासू माँ को देखा। आंखों से एकदम सख्त मिजाज की लग रही थी मुझे। सच मानिए, मैं थोड़ा सा डर गई थी उन्हें देखकर। सारी रस्में खत्म होते होते रात हो गई थी। बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। सुबह सुबह नौकरानी ने आकर जगाया था कि चलो आज रसोई में खाना बनाने की रस्म है तुम्हारी। तैयार होकर रसोई में गई और खीर बनाई। सबने तारीफ की, पर सासू माँ ने कमी निकाल दी। साथ ही साथ हिदायत भी दी कि अब बचपना छोड़कर कुछ काम काज सीख लो। 15 दिन बाद मेरे पति को पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर जाना था, क्योंकि अभी वो पढ़ाई कर रहे थे। मैं अकेली रह गई अपनी सास और ससुर के साथ। कभी कभी सुमेर चिट्ठी लिखते रहते थे, पर पहले सासू माँ पढ़ती थी, बाद में मेरे पास आती थी। उम्र कम होने की वजह से इतना फर्क नहीं पड़ता था मेरे अकेलेपन का। साथी था जामुन का पेड़। हाँ, वही जामुन का पेड़ जो हवेली के पीछे आंगन में लगा था। उस जामुन के पेड़ के नीचे एक कच्ची माटी का कमरा भी बना हुआ था, पर वो पेड़ फल नहीं देता था, इसलिए सारी हवेली वाले उस पेड़ को बांझ कहते थे। पर मुझे न जाने क्यों उस पेड़ से बहुत प्यार था। जब काम से फुर्सत मिलती तो एक वही पेड़ मेरा साथी होता था। उसको देखते ही मैं अपनी सारी थकान भूल जाती थी। 2 साल बीत गए और मैं 15 साल की हो गई। सुमेर की भी पढ़ाई पूरी हो गई थी। आज सुमेर वापस घर आ रहे थे। सासू माँ सुबह से ही तैयारी में लगी हुई थी। खुद ही रसोई में जाकर सारा खाना चेक कर रही थी। मैं भी बहुत खुश थी कि अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। 16 श्रृंगार के साथ मैं पूर्ण स्त्री की तरह महसूस कर रही थी। आज मांग का सिंदूर कुछ अलग ही लग रहा था और मेरे चेहरे पर भी अलग लालिमा दिख रही थी। तभी तो मेरी सास ने मुझसे कहा कि जाकर अपनी नज़र उतार ले, सुमेर आ गए हैं। हवेली की हलचल से पता चल गया था। सब लोगों का खाना पीना हो गया था और सब आराम करने चले गए। सुमेर भी कमरे में आ गए थे और मैं बस शर्म से लाल हुई जा रही थी। तभी सुमेर ने मुझे तोहफा दिया, एक सुंदर सी लाल साड़ी। पर मेरे लिए तो सुमेर का वापस आना ही सबसे बड़ा तोहफा था। हमने ढेर सारी बातें की, जिसमें कुछ शिकायतें थी और कुछ प्यार था। समय बीतता गया और 2 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। सुमेर और मैं एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन अचानक पता चला कि मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। सुमेर मुझे लेकर तुरंत गांव के लिए
रवाना हो गए। पिताजी मुझे देखकर बहुत खुश हुए, जैसे मेरे लिए ही अपनी सांसों को रोक कर रखा हुआ था। और फिर मुझे सुमेर के हवाले करके वो इस दुनिया से चले गए। भीगी आँखों से अपने पिताजी को विदा किया। अब मेरा सब कुछ सुमेर और उसका परिवार ही था। समय गुजरता गया और सुमेर ने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली और अब वो सरकारी वकील बन गए थे। पर भगवान ने मुझे अभी तक संतान सुख नहीं दिया था। अभी तो सासू माँ दबी जुबान में बोलती थीं, पर धीरे धीरे उन्होंने अपना रुख कड़ा कर लिया। सुमेर अब बहुत व्यस्त रहने लगे थे अपने काम में, पर सासू माँ वो मेरे पीछे पड़ी रहती थीं। धीरे धीरे सारे गांव में ये बात फैल गई कि हवेली की बहू बांझ है। मुझे तीर की तरह चुभता था ये शब्द, पर कुछ कह नहीं पाती थी। बस आंसू बहाकर दिल हल्का कर लेती थी। सुमेर मुझे दिलासा देते थे, पर लोगों का व्यवहार अंदर ही अंदर मुझे खोखला कर रहा था। अभी मेरी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 18-19 साल, और लोगों ने मुझे बांझ बना दिया। बचपन से ही शरीर से दुबली पतली थी मैं। फिर माँ के मरने के बाद ठीक से पालन पोषण भी नहीं हो पाया था। एक दिन जब सुमेर शाम को घर आए और सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे, तो सासू माँ ने फरमान सुना दिया कि हम सुमेर की दूसरी शादी करेंगे। ये सुनकर मेरे ऊपर तो मानो जैसे बिजली ही गिर गई हो। इतना बड़ा धोखा सुमेर कैसे दे सकते हैं मुझे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुमेर ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैं यह सब सोचते सोचते अपने कमरे में पहुंची। तभी सुमेर भी आकर लेट गए और बोले, बत्ती बुझा दो, मुझे सोना है। सुमेर, कुछ बात करनी है आपसे। मैं थक गया हूँ, मुझे सोने दो। सुमेर, क्या आप दूसरी शादी करेंगे? मैंने कहा ना, सोने दो मुझे, मैं थक गया हूँ। तुम सब लोगों की चिक चिक सुनते सुनते थक गया हूँ। उधर माँ है और इधर तुम। परेशान हो गया हूँ। मन करता है कहीं भाग जाऊँ। नहीं सुमेर, ऐसा मत कहिए। सुमन ने सुमेर के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, आपके अलावा अब कौन है मेरा? पर सुमेर ने कोई जवाब नहीं दिया। सुमन करवट लेकर सारी रात आंसू बहाती रही और जब सुबह उठी तो एक टूटी हुई औरत बनकर, जो मजबूर होकर हर चीज़ से समझौता कर लेती है, सारी रात यही सोचती रही कि शायद सुमेर ने भी हाँ कर दी होगी दूसरी शादी के लिए। पर उसे ये कहाँ मालूम था कि उसकी माँ ने किस हद तक उसे मजबूर किया होगा दूसरी शादी के लिए। 1 महीने के अंदर ही सुमेर की दूसरी शादी गीता से हो गई। गीता सुमेर की माँ की दूर के रिश्तेदार की बेटी है। सुमन अपना सामान उस पीछे वाले कमरे में रख ले। आज से गीता इस कमरे में रहेगी सुमेर के साथ। सासू माँ ने हाथ घुमाते हुए कहा, कैसे छोड़ दूँ ये कमरा? नहीं, ये कमरा मेरा है। जिसे जहाँ जाना है जाए। फिर ख्याल आया कि जो ब्याह कर इस घर में लाया था, जब वही मेरा नहीं है तो ये कमरा कैसे मेरा हो सकता है? ऐसा सोचते हुए आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सिंदूर की डिब्बी और कुछ कपड़े लेकर उस कच्ची मिट्टी के कमरे की तरफ बढ़ गई। सामान एक कोने में रखकर खिड़की पर बैठ गई और उस जामुन के पेड़ को देखते हुए उसको निहारने लगी। इसे किस्मत कहूँ या कुछ और, कि आज मेरी हालत भी इस पेड़ की तरह हो गई है, अकेला बेसहारा। जैसे ये अभी तक अपने अस्तित्व को बचाने में सफल रहा है, क्या मैं इस पेड़ की तरह मजबूत रह सकूंगी
या फिर किसी कमज़ोर लता की तरह मुरझा जाऊंगी और अपना अस्तित्व खो दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं मजबूत रहूंगी। जब ये बेज़ुबान पेड़ सबसे लड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं। अपने मन के ख़यालों से बाहर आते ही मैंने अपने आप को संभाला और हर स्थिति से लड़ने के लिए तैयार किया। दिन गुजरते गए और मैंने घर के कामों में अपने आप को व्यस्त कर लिया। अपनी कोठरी के आसपास खूब सारे पेड़ लगाए और बाकी बचे हुए समय में उन पेड़ों की देखभाल करने लगी। साथ ही उस जामुन के पेड़ की खास देखभाल करती थी। गीता एक सुलझी हुई लड़की थी। वो जब भी मुझसे बात करने के लिए मेरे पास आती, मेरी सासू माँ उसे बहाने से बुला लेती। सुमेर पहले से भी ज़्यादा व्यस्त रहने लगे थे। मुझसे बात तो करते थे, पर एक पछतावा हमेशा उनकी आंखों में दिखता था। शायद मेरी हालत देखकर बुरा लगता था उन्हें, पर माँ के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। गीता के दिन खुशी से गुजर रहे थे और मेरे दिन बस गुजर रहे थे। और देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब गीता ने खुशखबरी सुना दी कि वो माँ बनने वाली है। पूरी हवेली में त्योहार जैसा माहौल हो गया। सारे नौकरों में तोहफे बांटे जाने लगे। मैं भी बहुत खुश थी कि चलो अच्छा है, अब घर में एक नया मेहमान आएगा। शायद मेरी ज़िंदगी का सूनापन भी कुछ कम हो जाएगा। गीता बहुत कमज़ोर थी और उम्र भी 16-17 साल की। उसे बहुत तकलीफ़ होती थी। अब सासू माँ का आदेश था कि उसकी अच्छे से सेवा की जाए, जिससे कि उसकी कमज़ोरी दूर हो सके। सारी देखभाल के बाद भी गीता का वज़न कुछ खास नहीं बढ़ रहा था। एक दिन चिंतित होते हुए मैंने सुमेर से कहा कि गीता को शहर के किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लाओ, पर सासू माँ ने यह कहकर मना कर दिया कि हमारे भी बच्चे घर पर ही हुए हैं। और सुमेर की वही पुरानी आदत थी, अपनी माँ के खिलाफ वो जा ही नहीं सकते थे। एक दिन गीता की तबीयत थोड़ी खराब होने लगी। उसकी सांसें बहुत फूल रही थीं। घबरा कर मैंने गांव के वैद्य जी को बुलावा भेजा। वैद्य जी ने आकर कुछ दवाइयाँ दी और खून की कमी भी बताई। और जब मैंने सुमेर को ये सब बताया तो सासू माँ ने मुझे गीता से दूर रहने का आदेश दे दिया, ये कहकर कि एक बांझ की छाया गीता पर नहीं पड़नी चाहिए। और मुझे गीता से दूर कर दिया गया और मैं फिर से अपनी कोठरी में अकेली सारा दिन बंद रहने लगी। या यूँ कहें कि अंदर ही अंदर मैं खुद भी डर गई थी कि कहीं सचमुच मेरी वजह से गीता को कुछ हो ना जाए। कुछ दिन बाद रात में नौकरों का शोर शराबा सुन के मैं आंगन की तरफ भागी। देखा तो गीता के प्रसव का समय आ गया था। गांव की बूढ़ी औरतें और दाइयों को बुलाया गया। पूरी हवेली में हलचल का माहौल था। मैंने सुमेर की तरफ देखा, बहुत डरे हुए लग रहे थे। मैं उनके पास गई और उन्हें थोड़ा धैर्य रखने को कहा। थोड़ी देर में बच्चे की रोने की आवाज़ गूंजने लगी। हम सभी का खुशी का ठिकाना नहीं था। पर तभी एक दाई ने बाहर आकर बताया कि गीता की कमज़ोरी और खून की कमी के कारण वो गीता को बचा नहीं पाई। बेटी को जन्म देते ही गीता का देहांत हो गया। हाय, पोते का मुंह नहीं देख पाई मैं। अब कैसे मेरा वंश चलेगा। सासू माँ का
विलाप सारी हवेली में गूंज रहा था। उस छोटी दुधमुहे बच्ची को देखकर मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मैं ही हूँ। मैंने उसे अपनी गोद में माँ नहीं होती, वो बच्चे कुछ ज़्यादा ही समझदार होते हैं शायद। जरा भी परेशान नहीं करती थी वो मुझे, बस दूध पीते ही सो जाती थी। सासू माँ का वही राग चलता रहा कि लड़कियों से वंश नहीं चलता है, पर अब शायद किसी को फर्क नहीं पड़ता था। सुमेर अब पहले से खुश रहने लगे थे। ऑफिस से आते ही मेरे कमरे में आते और अपनी बिटिया को खिलाते। मुझे भी सुमेर को खुश देखकर अच्छा लगता था। साल बीत चुका था गीता को गए हुए और मेरी बिटिया को आए हुए। आज गीता की बरसी है। हवेली में छोटी सी पूजा रखी थी मैंने। पंडित जी के आते ही सासू माँ ने प्रश्न किया कि क्या मैं जीते जी पोते का मुंह देख पाऊंगी या नहीं, और तभी पंडित जी ने उसके लिए कुछ ग्रह शांति के उपाय बताए। सासू माँ चल दी पंडित जी को हवेली दिखाने और सारी हवेली की शुद्धि कराने। मेरी कोठरी के पास भी गईं और पंडित जी को वो बांझ पेड़ भी दिखाया। पेड़ देखते ही पंडित जी का मुंह बन गया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इसी मनहूस पेड़ की वजह से तुम्हारे घर में पोता नहीं है। जितनी जल्दी हो सके इसे हटवा दो। अब मेरे बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी। मैंने सुमेर की तरफ देखा, पर मुझे नहीं लगा कि वो मना कर पाएंगे, और सासू माँ ने तुरंत नौकरों को बुला लिया और बोली, आज इस पेड़ को काट कर हटा दो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे अपने सुख दुख के साथी को बचाऊं। जैसे ही वो कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने आगे बढ़ने लगे, मैं तेजी से भागकर उस पेड़ से लिपट गई और विनती करने लगी कि पेड़ को छोड़ दो, पर वो लोग नहीं मान रहे थे। मैं रोती जा रही थी, पर किसी को तरस नहीं आ रहा था। तभी किसी ने मुझे खींचकर धक्का दिया और मेरा सिर पत्थर से टकरा गया। सर से खून की धार निकल रही थी। ये देखकर सुमेर से रहा नहीं गया और उन्होंने सबको वहाँ से भगा दिया और तुरंत मुझे अस्पताल ले गए। मलहम पट्टी के बाद मुझे कुछ होश आया। डॉक्टर साहिबा सामने खड़ी थीं और सुमेर को कुछ समझा रही थीं। सासू माँ भी वहीं थीं और उनके चेहरे से पता चल रहा था कि उन्हें अपने किए पर बहुत अफसोस है। डॉक्टर, क्या अब हम इसे घर ले जा सकते हैं? सुमेर ने पूछा। हाँ, अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि अब ऐसा दोबारा ना हो, क्योंकि ऐसी हालत में ऐसे गिरना ठीक नहीं होता है। ऐसी हालत? डॉक्टर, क्या हुआ इसे? सुमेर ने घबराते हुए डॉक्टर से पूछा। अरे, आप लोगों को नहीं पता? ये माँ बनने वाली हैं, तो इसका अच्छे से ख्याल रखिएगा। ये सुनकर किसी को भी यकीन नहीं हुआ। बस सब एक दूसरे को देखे जा रहे थे और मैं तो बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रही थी। सासू माँ की आंखों में पछतावा के आंसू आ गए थे। मेरे सर पर हाथ रखकर बस इतना ही कह पाई कि मुझे माफ़ कर दो, और मैं मुस्कुराकर उनसे लिपट गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी माँ से लिपटी हूँ। पूरे 9 महीने मेरी सासू माँ ने मेरा बहुत ख्याल रखा और मैंने उस पेड़ का आज मेरी डिलीवरी होनी थी।
सासू माँ समय से मुझे अस्पताल ले आई ताकि जो गलती उन्होंने गीता के समय की थी वो अब ना हो। बधाई हो, आपको पोता हुआ है। नर्स ने सासू माँ को खबर सुनाई और सासू माँ ने अपने गले से चेन निकालकर नर्स को दे दिया। वो बहुत खुश थीं, पर इस वजह से नहीं कि पोता हुआ है, बल्कि इस बात से कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हवेली में धूम मच गई थी। सब लोग खुश थे कि हमारा परिवार पूरा हो गया था। बेटी और बेटे के आने से और एक खुशी कहीं और भी पनप रही थी। वो उस जामुन के पेड़ में, उसमें भी जामुन आने शुरू हो गए थे। शायद हम बहुत जल्दी चिंता करने लगते हैं फल मिलने की, पर हर चीज़ का एक अपना समय निश्चित होता है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। आज मेरा भरा पूरा परिवार है। बेटी की शादी एक बड़े घराने में हो गई है। मेरे घर में बहू भी आ गई है और मेरे आंगन में, हाँ, उसी जामुन के पेड़ के नीचे पोते पोतियाँ धमा चौकड़ी मचाते हैं। हमारी यह कहानी आप सबको अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। ऋचा वॉइस।